हाय बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब देखिए हम लोग कारक का नेक्स्ट पार्ट पढ़ें। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने 4 कारक के बारे में बात किया था। वो था कर्ता कारक, दूसरा कर्म कारक, तीसरा था करण कारक और चौथा था संप्रदान कारक। अब आइए हम लोग 5वें के बारे में पढ़ते हैं, अपादान कारक। तो अपादान कारक क्या है? जिस संज्ञा या सर्वनाम से अलगाव का बोध हो। मतलब सेंटेंस के अंदर एक ऐसा संज्ञा या एक ऐसा सर्वनाम जिससे ऐसा बोध हो कि दो चीज़ें अलग हो रही हैं, आपस में एक दूसरे से अलग हो रही हैं। इसका चिन्ह क्या होता है? से लगा रहने से समझ जाना कि वहाँ अलगाव की बात है। एक और एक्स्ट्रा नोट इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया हुआ है। अपादान कारक में निकास वाली कोई बात, जैसे निकासी होती है ना, कि कोई चीज़ इस नाले का जल यहाँ से निकलता है, या फिर गंगा जो है वो गंगोत्री से निकलती है, या फिर ये पानी छत से निकल रहा है, या फिर कहीं तुलना करने की बात आ रही हो, कोई एक चीज़ की तुलना या एक इंसान की तुलना दूसरे इंसान से, या एक चीज़ की तुलना दूसरी चीज़ से, या दूरी की बात आ रही हो कि भाई कोलकाता से मुंबई कितनी दूर है, या फिर विरोध करने की बात आ रही हो कि जैसे मैंने तुम्हारा विरोध किया इस मामले में, लजाने की बात आ रही हो, शर्म की बात, या फिर भय की बात आ रही हो, या फिर रक्षा करने की बात आ रही हो। ऐसे बातें भी अपादान कारक का हिस्सा होती हैं। मतलब अपादान कारक में क्लियरली समझ लो कि सिर्फ अलगाव होने की बात नहीं है, बल्कि निकास, तुलना, दूरी, विरोध, लजाना, भय, रक्षा। जैसे रामू ने तुम्हारी रक्षा की कुत्ते से, तो कुत्ते से तुम्हारी रक्षा कर दी, तो यहाँ अपादान कारक हो गया। या हम बोलेंगे कि मुझे उस इंसान से भय लगता है, तो भय की बात आ रही है, तो वहाँ भी अपादान कारक है। तो इसे आप लोगों को एक्स्ट्रा याद कर लेना पड़ेगा। जैसे उदाहरण देखिए, दिल्ली से मुंबई कितनी दूर है, तो यहाँ पर से लगा हुआ है दिल्ली, यानी कि दिल्ली बहुत दूर और वहाँ से मुंबई काफ़ी दूर होती जा रही है, तो दूरी की बात है। दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पे भी अलगाव का सेंस आ रहा है, तो ये भी अपादान कारक हो गया। सवार जो था ना, वो घोड़े के ऊपर से गिर गया, यानी कि सपोज़ घोड़े के ऊपर बैठा हुआ था, वहाँ से जब नीचे गिरा तो दोनों अलग हो गए, सवार घोड़े से अलग हो गया, तो यहाँ भी अलगाव का सेंस आ रहा है, तो ये भी हो गया अपादान कारक। या फिर गंगा हिमालय से निकलती है, तो गंगा जब हिमालय से निकल रही है तो हिमालय से दूर हो गई, अलग हो गई, तो यहाँ भी अलगाव का सेंस आ रहा है, तो ये भी अपादान कारक हो गया। हमने गुरुजी से हिंदी सीखा, तो यहाँ पर जैसे गुरुजी के पास वो हिंदी का ज्ञान था, उनसे अलग होकर के ज्ञान मेरे पास आ गया, यहाँ भी अलगाव का सेंस आ रहा है, गुरुजी से हिंदी सीखा। तो गेस करता हूँ कि आप लोगों को अपादान कारक के बारे में एक फुल आइडिया नॉलेज हो गया। अब आगे देखिए संबंध कारक। संबंध, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि एक दूसरे का रिलेशन बताने वाला कारक जो होता है वो संबंध कारक होता है। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप, यानी कि कोई भी संज्ञा का वह रूप या सर्वनाम का वह रूप जिससे उसका संबंध वाक्य के दूसरी संज्ञा से प्रकट हो। अब जैसे मान लो कि दो संज्ञाएं हैं किसी वाक्य में, अब दोनों संज्ञाओं का आपस में कैसा संबंध है, ये प्रकट करने वाला जो कारक होता है वो कारक होता है संबंध कारक। तो देखिए, संज्ञा के लिए एक अलग विभक्ति चिन्ह है, का, के, की। यहाँ मैंने लिखा चिन्ह, संज्ञा के लिए का, के, की है। उदाहरण, राम का भाई। राम भी हो गया संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और भाई हो गया जातिवाचक संज्ञा। तो राम और भाई का संबंध कौन बता रहा है? का। तो राम का भाई, यानी यह संज्ञा इस संज्ञा से कैसे जुड़ा हुआ है? इस का के जरिए पता चल रहा है, इन दोनों का संबंध है, राम का भाई। प्रेम की आवाज़, आवाज़ भी एक संज्ञा हो गया और प्रेम भी एक संज्ञा है। संज्ञा का मतलब नाम, तो आवाज़ भी नाम है और प्रेम भी नाम है, तो दोनों संज्ञाओं का संबंध कौन बता रहा है? की। अच्छा, सर्वनाम के लिए क्या लगता है? सर्वनाम के लिए लगता है रा, रे, री। अब रा, रे, री का तात्पर्य कैसे भाई? जैसे मान लो कोई सर्वनाम मैंने ले लिया तुम एक सर्वनाम है, तो तुम में हम लोग रा तो ऐसे नहीं बैठा सकते ना, तुम रा तो नहीं बैठा सकते, तुम्हारा बैठाते हैं। अच्छा, का, के, की जो हम लोगों ने संज्ञा के साथ पढ़ा था, वो तुम के साथ नहीं बैठा सकते। तुम का भाई ऐसा तो नहीं बोल सकते, तुम का भाई या तुमरा भाई, तो इसीलिए हम लोगों को थोड़ा सा परिवर्तन करना पड़ रहा है, तुम्हारा भाई। अब जैसे मेरी आवाज़, तो यहाँ देखो रा, रे, री लग गया, का, के, की यहाँ उचित नहीं है। अगर का, के, की लगाते तो क्या हो जाता? मैं की आवाज़। मैं की आवाज़, ऐसा तो गलत हिंदी है। या फिर अगर हम लोग ट्राई करें इसको दूसरे ढंग से बनाने का, तो अगर मैं की तो होगा नहीं, तो भाई मैं के साथ थोड़ा ए की मात्रा हटाकर ए लगाना पड़ा, मेरी आवाज़ करना पड़ा, नहीं तो हो जाता मेरी आवाज़। मैं और मेरी आवाज़, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? मेरी आवाज़। तो यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि विभक्ति का लोप हो गया है, लेकिन लोप नहीं हुआ है, री लगा हुआ है। तो सर्वनाम के साथ रा, रे, री लग जाता है,
और संज्ञा के साथ का के की लग जाता है। अब अधिकरण कारक में आ जाइए। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से आधार का पता चले, आधार यानी कि बेस, किसी काम को करने का बेस। जैसे ये बोर्ड मैंने अभी टेबल पे रखा हुआ है या दीवार पे इसको लटकाया हुआ है, तो बोर्ड को रखने का आधार कहाँ है? दीवार है। या बोर्ड को रखने का आधार कहाँ है? टेबल है। तो ऐसे आधार का जो पता चलाता है, बोध करवाता है, वो होता है अधिकरण कारक। इसके विभक्ति चिन्ह क्या क्या है? इसके विभक्ति चिन्ह है जैसे में, पर, के लिए, भूल बोला, में, पर, के ऊपर, के नीचे या फिर बीच में, ये सब इसके विभक्ति चिन्ह हैं। तो अब आधार की बात करने के साथ साथ एक बात और हम लोग जान लें। आधार के साथ साथ एक बात और होता है, नोट में देखिए लिखा हुआ है, स्थान, समय, भाव, अवसर आदि के अर्थ में भी होता है। जैसे स्थान भी आधार हो गया। मान लीजिए अगर मैं बोलूँ कि मैं तुमसे हावड़ा में कल मिल लूँगा, चलो भाई हावड़ा स्टेशन पर मिल लूँगा, तो हावड़ा स्टेशन एक स्थान है, तो स्थान एक आधार हो गया। जैसे मैं समय की बात करूँ तो कह सकता हूँ कि मैं तुमसे कल शाम को 5 बजे मिल लूँगा, तो 5 बजे भी एक आधार है। इसी तरीके से अवसर की बात कर लें, मैं तुमसे राजू के बर्थडे पर मिल लूँगा, उसके जन्मदिन के अवसर पर, तो अवसर, भाव, समय, स्थान आदि के अर्थ में भी अधिकरण कारक आता है। जैसे यहाँ पर एक देखिए मोहम्मद रफ़ी का गाना लिखा हुआ है, तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। तो तेरी गलियों में, गलियाँ क्या है भाई? एक आधार है। तो आधार, इन गलियों में मैं अपना कदम नहीं रखूँगा, में लगा हुआ है, आधार हो गया है। दूसरा एग्जाम्पल है, फलों में बीज है, यानी बीज कहाँ है? बीज होने का आधार कहाँ है? फल। तो फल के अंदर, फल में बीज है, तो जहाँ भी विभक्ति चिन्ह में, पर, के ऊपर, के नीचे, बीच में लगा हो तो समझ जाना कि वो अधिकरण है। इसके अलावा स्थान, समय, भाव, अवसर की बात जहाँ होगी वो भी अधिकरण कारक होता है। अब आइए आखिरी कारक की तरफ आ जाए हम लोग, संबोधन कारक। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को संबोधित किया जाए, संबोधित करना जानते हो ना? जैसे कोई आदमी जा रहा है, तुमने बुलाया, अरे गणेश जरा इधर आना, या तुमने अपने बहन को बुलाया, या तुमने अपने भाई को बुलाया, मम्मी को बुलाया। तो जब हम लोग बुलाते हैं तो कुछ ऐसे संबोधन करने वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हे, अरे, अजी, ओ, रे, अरी इत्यादि। तो इन तरह के संबोधनवाचक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे उदाहरण में, हे सखी, अरे मैना, अरे शकुंतला। तो जैसे शकुंतला जा रही है, मैंने उसे बुलाया, अरे शकुंतला जरा इधर तो आना। अरे मैना, आजकल तो दिखती नहीं है। हे सखी, बताओ तुम कैसी हो। तो संबोधन कारक में एक विशेष बात यह है जानने की कि ये एक ऐसा विभक्ति है ना, जो विभक्ति हम लोग बाद में नहीं बिठाते हैं। जैसे कि बाकी सारे कारक में तुमने क्या देखा कि जो विभक्ति चिन्ह होता है, मतलब विभक्ति बोलिए या परसल बोलिए या चिन्ह बोलिए, वो शब्द के बाद आता है। जैसे राम ने, रावण को, ऐसा बाद में आता है। लेकिन ये एक ऐसा संबोधन कारक का चिन्ह होता है जो कहीं भी वाक्य में पहले बैठा रहता है, और इसमें एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा रहता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो ये जो एक्सक्लेमेटरी मार्क है, विस्मयादिबोधक चिन्ह है, ये काफ़ी है आपको याद दिलाने के लिए या समझाने के लिए कि ये संबोधन कारक है। संबोधन कारक में ख्याल रखना कि ये जो अरे है, अरी है, ये सब शब्द के पहले बैठता है, शब्द के बाद नहीं। बाकी कारकों में ये जो चिन्ह होते हैं वो शब्द के बाद बैठते हैं। तो आशा करते हैं बच्चे लोग कि आप लोगों को कारक अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। कोई क्वेरी हो तो कमेंट में भी लिखिए, और जो हमारे बच्चे हैं अपने क्लास में पूछ लिया करेंगे। थैंक यू।